स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स यूनिट 4, लीफ स्प्रिंग्स और लैमिनेटेड स्प्रिंग। तो हमने लीफ स्प्रिंग्स तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, हमने देखो स्प्रिंग अगर पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो तो स्प्रिंग की मतलब पता मतलब हमें पता तो है स्प्रिंग होती क्या है, लेकिन इसकी मतलब डेफिनेशन कह सकते हैं कि स्प्रिंग्स आर दोज इलास्टिक बॉडीज विच स्टोर एनर्जी ड्यू टू रिजिलियंस। अब यहाँ पे मतलब दो टर्म्स आती हैं, एक इलास्टिक बॉडी एंड एक रिजिलियंस। तो हम ये दोनों चीज़ें पढ़ चुके हैं, इलास्टिक बॉडी एंड रिजिलियंस। तो इलास्टिक बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जब उस पर लोड लगता है तो वो डिफॉर्म हो जाती हैं, ठीक है, और लोड हटने के बाद अपने पुराने शेप में, ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती हैं। मतलब इलास्टिक बॉडीज तो क्लियर है। अब रिजिलियंस क्या होता है? रिजिलियंस वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की जिसके कारण डिफॉर्मेशन लगने पर पहले तो वो डिफॉर्म हो जाती है, मतलब लोड लगने पर वो डिफॉर्म हो जाती है, और लोड हटने पर देखो जब किसी बॉडी पर कोई लोड लगता है तो उसमें मान लो कोई डिफॉर्मेशन आ गया किसी तरह का, है ना, मतलब उसका शेप चेंज हो गया। अब इस पर डिफॉर्मेशन मतलब बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं उसको, और लोड तो जो होता है हमारा फोर्स होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब कि बॉडी पर एक वर्क किया गया है। अब मतलब किसी बॉडी पर भी वर्क करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है, तो मतलब बॉडी पर मतलब एनर्जी दी गई है बॉडी पे। तो जब हमने इस पर लोड लगाया और इस पर डिफॉर्मेशन हुआ बॉडी पर, मतलब कि इस बॉडी के पास अब एनर्जी स्टोर हो गई है, जो मतलब वर्क डन किया गया है उसके कारण इस बॉडी पर एनर्जी स्टोर है। अब जब बॉडी अपने वापस शेप में आएगी, जब अपना लोड हट जाता है, तो जैसे कि अपना डिफॉर्मेशन के लिए इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, वैसे वापस शेप में आने के लिए भी एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो सेम एनर्जी होती है अपनी स्टोर्ड एनर्जी जो अपनी पहली स्टेप में आती है इस पे बॉडी पे। तो बॉडी वही एनर्जी का यूज़ करके जिससे वो डिफॉर्म हुई, उसी सेम एनर्जी का यूज़ करके अपने दोबारा ओरिजिनल शेप में आ जाती है, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एग्जैक्टली रिजिलियंस कहते हैं। अब देखो स्प्रिंग होती है दो टाइप्स की, हमने दोनों टाइप्स मतलब मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी कैसे होती है, भले उसका नाम नहीं पता है। एक तो होती है अपनी लीफ स्प्रिंग और एक होती है हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग वो स्प्रिंग है जो मतलब सबसे पहले आपके दिमाग में आता है सुनते ही स्प्रिंग का, मतलब ऐसा उसका शेप होता है। इसको हेलिकल शेप बोलते हैं, मतलब सर्कुलर शेप होता है, सर्कुलर लूप जो कि एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता ही जा रहा है। और लीफ स्प्रिंग क्या होती है? लीफ स्प्रिंग भी हमने देखी होगी, जब कोई भी मतलब कोई हैवी व्हीकल देखा है जैसे कि ट्रक वगैरह, ये कार में भी होती है, और मतलब कुछ इस तरह की वो हेलिकल स्प्रिंग होती है, मतलब प्लेट्स लगी होती हैं, इन प्लेट्स को लीफ बोला जाता है, मतलब लीफ कह सकते हैं, और इस तरह से होती हैं। चलो तो अब हमको पहले पढ़ना है कि लीफ स्प्रिंग क्या होती है, तो डेफिनेशन देखते हैं। वैसे तो मतलब डेफिनेशन बहुत ही अच्छी है, मतलब क्लियर डेफिनेशन है। अ लीफ स्प्रिंग इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल स्प्रिंग यूज्ड इन द सस्पेंशन सिस्टम ऑफ अ हैवी व्हीकल्स लाइक रेलवे वैगन्स, कोचेस एंड रोड व्हीकल्स टू एब्जॉर्ब शॉक्स एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी। तो ये डेफिनेशन कहती है कि हमारी जो लीफ स्प्रिंग होती है एक ऐसी मैकेनिकल स्प्रिंग, टाइप ऑफ मैकेनिकल स्प्रिंग है जो कि सस्पेंशन सिस्टम ऑफ हैवी व्हीकल्स में यूज़ होती है। अब सस्पेंशन सिस्टम तो मतलब हमको बेसिकली पता है, मतलब कि एक व्हीकल को स्टेबल करने के लिए उस पर सस्पेंशन सिस्टम लगाया जाता है, और वो व्हीकल्स एग्जांपल की जैसे रेलवे वैगन्स, उसके कोचेस और रोड व्हीकल्स टू एब्जॉर्ब शॉक्स एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो मतलब ये डेफिनेशन तो हमको क्लियर हो गई कि एग्जैक्टली होती क्या है लीफ स्प्रिंग। अब इसका डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि एक मतलब ओरिजिनल क्लिप भी लगा दूँ इसके साथ। और अपनी देखो लीफ स्प्रिंग में सबसे मतलब स्टार्ट करते हैं कि एक तो इसको बोलते हैं हम लोग आई कहते हैं जो यहाँ पे है, या इसको रिंग भी कह सकते हैं, और ये इससे कनेक्ट होती है हमारी सबसे ऊपर वाली लीफ। ये देखो जहाँ पे इसका मतलब ये थोड़ी कर्व है ना, मतलब सभी लीफ, तो ये होती है इसकी ओरिजिनल शेप में होती है इस तरह से। मतलब जब इस पर कोई लोड नहीं लग रहा हो तो इसका ओरिजिनल शेप ऐसा होता है, मतलब थोड़ा टिल्टेड होता है ये, मतलब थोड़ा सा अपोजिट है, क्योंकि स्टार्टिंग में टिल्टेड होता है और इस पर लोड थोड़ा डिफरेंट टाइप्स लगता है। लोड लगता है एग्जैक्टली नीचे तरफ से, क्योंकि हमने हमारा जब व्हीकल चलता है ना, तो मतलब जो उसको शॉक लगते हैं वो रोड टू व्हीकल लगते हैं, मतलब कि नीचे साइड से उसको लोड लगेंगे, तो मतलब ओरिजिनल शेप पहले ये कर्व रहती है, और जैसे इसको लोड लगता है तो स्ट्रेट हो जाती है। और आप देखते हैं, देखो तो फर्स्ट अपनी लीफ है जो कि कनेक्टेड है इन दोनों से, आई से, इसको बोलते हैं मास्टर लीफ, और उसके नीचे जितनी भी लीव्स हो सकती हैं, जैसे मैंने दो ही बनाई, इससे मतलब ज़्यादा भी हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द व्हीकल और जो हमारी नीड है, उसको बोलते हैं हम ग्रेजुएटेड लीव्स। अब देखो ये सभी लीव्स एक सेंटर क्लैम्प से कनेक्टेड होती है, मतलब इनको कनेक्ट करने के लिए भी एक जो मेन क्लैम्प यूज़ होता है उसको बोलते हैं सेंटर क्लैम्प, और दूसरा हो गया हमारा रिबाउंड क्लिप। रिबाउंड क्लिप क्या होती है? देखो एक तो अपनी सभी जो हमारी लीव्स हैं, या इसको प्लेट्स भी कह सकते हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए एक तो सेंट्रल में लगता है, और बाकी देखो उससे हम मतलब सभी जो प्लेट्स हैं वो एक साथ रहेंगी। और देखो और एक दूसरे टाइप का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कि जैसे कि हमारा एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमारा पेज है ना,
मतलब ये साइड ऐसे कुछ इस तरह से शिफ्ट हो सकता है, जैसे कि शियर फोर्स लगने के कारण, मतलब ये अलग अलग ना हो जाए, मतलब साइड से डिस्प्लेस ना हो जाए, इसके लिए एक रिबाउंड क्लिप यूज़ की जाती है। अब मतलब ये पॉइंट तो क्लियर हो गया इन दोनों क्लिप्स के लिए। हाँ, आप देखते हैं, देखो जैसे कि मैंने बताया कि देखो मैंने ये बनाया है, इसका सिंबल डेल्टा डेल्टा का सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करता है डिफ्लेक्शन को। अब डिफ्लेक्शन को हम स्मॉल वाई से भी लिख सकते हैं। तो देखो ये मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये डिफ्लेक्शन हो बेसिकली किस साइड हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अपनी जो जब व्हीकल चलता है तो अपना जो स्प्रिंग ऊपर नीचे मतलब होती रहती है, तो डिस्प्लेसमेंट तो मतलब डिफ्लेक्शन किसी भी साइड हो सकता है। लेकिन हम देखेंगे कि इसकी ओरिजिनल मतलब इसका शेप है उससे, और लोड लगने के बाद जो शेप होता है, तो उसमें देखो उसमें मतलब उसके कारण जो डिफ्लेक्शन कैसा होता है। अपना तो पहले ओरिजिनल शेप कर दी है बीम का, मतलब अपनी जो ये स्प्रिंग है और जैसे लोड लगता है तो स्ट्रेट हो जाती है, तो बेसिकली डिफ्लेक्शन होता है ऊपर साइड, अपर डिफ्लेक्शन, मतलब बॉटम से ये ऊपर साइड आता है, मतलब मेन जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल शेप को मतलब इनिशियल शेप कंसिडर करें तब। और सेकंड होता है अपना लोड, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोड हमें से लगता है इसका जो सेंटर क्लैंप है उसके नीचे साइड से व्हीकल से लगता है यहाँ पे। देखो अब इसके देखते हैं हम पार्ट्स, देखते हैं कंस्ट्रक्शन पार्ट्स क्या होते हैं। A leaf spring is made up of several steel plates called leaves of gradually varying lengths placed one above the other। तो ये तो मतलब बहुत ही क्लियर है कि हमारी जो लीफ स्प्रिंग है वो सेवरल स्टील प्लेट से बनी होती है। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात है कि हम देख सकते हैं क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो है डिफरेंट, मतलब ग्रेजुअली नीचे आते आते इसकी लेंथ डिक्रीज हो रही है, और लेकिन इस पर जो थिकनेस होती है और जो ब्रेथ होती है सभी लीव्स की वो होती है सिमिलर। पार्ट्स ऑफ द लीफ स्प्रिंग, तो हम ना फर्स्ट देखते हैं मास्टर लीफ क्या होती है। हमने मतलब मास्टर लीफ जो होती है अपनी टॉप मोस्ट लीफ हैविंग आइस इयरिंग्स एट बोथ एंड्स टू अटैच द स्प्रिंग टू द चैसिस, इट इज़ द लॉन्गेस्ट लीफ। तो हमने मास्टर स्प्रिंग देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि जो अपनी ये टॉप स्प्रिंग है जिसको मास्टर लीफ बोलते हैं, ये कनेक्टेड होती है अपने आइस से, लेकिन मतलब थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मतलब स्पेसिफाई कर दे, क्योंकि इसको मास्टर लीफ तो हम लीफ मतलब यहाँ पे प्लेट होता है, लेकिन जो ये अपनी आइस है ना ये बेसिकली अपना लीफ का ही पार्ट है, क्योंकि मतलब इसको रियल में देखेंगे तो ये अपनी जो प्लेट्स हैं आगे जाके ऐसे कुछ टिल्ट हो जा रही हैं, तो मैंने उतना क्लियर डायग्राम यहाँ पे नहीं बनाया है इस तरह से। तो अपनी जो जो प्लेट्स हैं ऐसे मतलब टिल्ट रिंग फॉर्म में आ जाती हैं, इसी को हम बोलते हैं आइस जाके कह देते हैं। तो अब तो अपनी जो टॉप मोस्ट लेयर है, टॉप मोस्ट लीफ है, इसको बोलते हैं मास्टर लीफ। मास्टर लीफ का काम क्या होता है यहाँ पे, एट बोथ एंड्स टू अटैच द स्प्रिंग टू द चैसिस। अब चैसिस क्या होता है, मतलब चैसिस एक व्हीकल का पार्ट होता है जिससे मतलब हमारे जो पूरा लीफ स्प्रिंग है एक व्हीकल में अटैच होता है। तो चलो वो चैसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना हमको, मतलब इसका क्योंकि पार्ट नहीं है लीफ स्प्रिंग का। इट इज़ द लॉन्गेस्ट लीफ, तो वो तो मतलब अपने क्लियर है। एंड फिर ग्रेजुएटेड लीव्स मतलब उसके अलावा जितनी भी लीव्स होती हैं उनको ग्रेजुएटेड लीव्स बोलते हैं, जो कि अपनी मास्टर लीफ के नीचे अटैच होती हैं। और फिर सेंट्रल क्लैंप भी हमने यहाँ पे पढ़ा। सेंट्रल क्लैंप को इसको बोल्ट भी कह सकते हैं। इसका काम है कि सभी जो अपनी होल्ड्स ऑल लीव्स टुगेदर एट द सेंटर, जितनी भी लीव्स हैं या प्लेट्स है उसको सेंटर पे रखता है होल्ड करके। और रिबाउंड क्लिप्स प्रिवेंट द लीव्स फ्रॉम सेपरेटिंग साइड वेज, जो मैंने अभी बताया कि मतलब साइड वेज जो अपना सेपरेशन उसको रोकता है। और आइस को रिंग्स भी कह सकते हैं बेसिकली। और ये कनेक्ट करता है अपना रोल्ड एंड्स ऑफ मास्टर लीफ, मतलब मास्टर लीव्स लास्ट में जाके रोल हो जाती हैं, उससे हमारा बनता है रोल्ड आइस, या उसको रिंग्स कह सकते हैं। एंड प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर कनेक्टिंग द इंटायर लीफ स्प्रिंग टू व्हीकल चैसिस और फ्रेम। यहाँ पे मतलब मास्टर लीफ और आइस का जो अपना जो फंक्शन है वो सेम ही लग रहा होगा, क्योंकि मतलब एक जो अपना बेसिकली आइस हैं वो तो भी मास्टर लीव्स का ही एक पार्ट है एक तरह से देखा जाए तो चाहो तो हमने मास्टर लीफ लिख दिया है, तो ये आइस लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है चाहे तो। अब देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे। वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द रिजिलियंस, जो कि मैंने सबसे पहले ही बता दिया है, तो एक बार इसको हम पढ़ बस लेते हैं। क्योंकि व्हेन अ व्हीकल पासेस ओवर अ बम्प और अ लोड इज अप्लाइड, द स्प्रिंग बेंड्स, डिफ्लेक्ट्स एंड stores strain energy. As the load is removed, the spring returns to its original shape, releasing the energy। तो यही जो लास्ट लाइन है कि जैसे हमारा लोड हटता है स्प्रिंग अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है और उसकी एनर्जी रिलीज होती है। तो जिस एनर्जी की मैं बात कर रहा था जो वर्क डन के कारण इसमें आती है ना अपने ऑब्जेक्ट में, तो उसको हम स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। तो अब इसके टाइप्स देखते हैं। एक तो मतलब इसके बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं, तो मैंने कुछ मतलब 4 to 5 टाइप्स होते हैं, और तो मैंने कुछ टाइप्स लिख दिए, जैसे कि अपनी सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग जो हमने पढ़ा है वो है सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है। और उसके अलावा फुल इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग एंड ट्रांसवर्स लीफ स्प्रिंग। तो इसमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख सकते हैं। तो एडवांटेजेस तो मतलब वैसे बता सकते हैं कि ये काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है इसका, बस प्लेट्स कनेक्टेड है और लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, और हर प्लेट्स में लोड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेजेस मुझे लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एडवांटेजेस से, क्योंकि
मतलब हम देख सकते हैं, अगर मतलब आपने देखा होगा उसको कैसी होती है अपनी लीफ स्प्रिंग, क्योंकि हैवी व्हीकल्स में यूज़ होती है तो इसका मतलब वेट भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्प्रिंग्स लाइक हेलिकल स्प्रिंग्स। और फ्रिक्शन बिटवीन लीव्स कॉजेस एनर्जी लॉस, क्योंकि जब व्हीकल चलता है तो अपना जो लीव्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है, उसके कारण एनर्जी लॉस होता है, मतलब स्पीड में व्हीकल का कम होता है और प्रोवाइड लेस कंफर्ट देन कॉल्ड स्प्रिंग। तो इसका मतलब सस्पेंशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कंपेयर टू हेलिकल स्प्रिंग्स। हेलिकल स्प्रिंग को कॉल्ड स्प्रिंग्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है अपना, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड इन द प्लेट एंड सेंट्रल डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। ये फॉर्मूला देख सकते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग का 3 कैपिटल WL 2 NBT। यहाँ पे N है नंबर ऑफ प्लेट्स, B अपनी ब्रेथ है, T थिकनेस है और W जो हमारा लोड लग रहा है उस पर पूरे स्प्रिंग में सेंटर पर जो लोड लग रहा है, और कैपिटल L जो अपनी पूरी स्प्रिंग की जो लेंथ है, तो मतलब अपना जो टॉप प्लेट है उसकी लेंथ पे, क्योंकि मैक्सिमम मेहनत उसी की लेंथ यहाँ पे लिखी है कैपिटल L। और अब अपना सेंट्रल डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग का फॉर्मूला है, यहाँ पे डेल्टा का सिंबल है और ये अपना बेंडिंग स्ट्रेस इनटू जो कि हमने बेंडिंग स्ट्रेस निकाला है तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे भी यूज़ होगा। और अपनी जो डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग L मतलब स्मॉल l या कैपिटल L बेसिकली यहाँ पे सेम चीज़ है, जो कि अपनी मास्टर लीव की जो लेंथ है, और 4E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड T अपनी थिकनेस यहाँ पे। तो बस फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपना हेलिकल स्प्रिंग्स।